एपिसोड 25 प्यार और जैनमी सब जायज है। माही के कमरे में सिंगल बेड ही था जिस पर शिखा अब कहीं से नहीं आ सकती थी, इसीलिए उसे वापस अपने कमरे में ही जाना था। उसे मन ही मन सोचा वो वहां से अपने खड़ूस बॉस को भगा देगी, लेकिन अभी किचन में जो भी हुआ उसके बाद उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो हिम्मत करके अपने रूम में जाती है। लाइट ऑफ थी। उसने जब लाइट ऑन की तो उसकी आंखें छोटी हो गई। ये आदमी समझ क्या रहा है, ये उसका बेडरूम है, यहां पर शर्टलेस होकर सो रहा था। उसने हिम्मत करके उसको जागने की कोशिश की, लेकिन हर्ष पूरा नाटक करने के मूड में था। हिम्मत करके उसके पास जाती है और जैसे ही वो उसकी बैक पर हाथ रखती है, हर्ष एकदम से सीधे होता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर ही खींच लेता है। अब शिखा उसके नीचे थी और बड़ी बड़ी आंखों से उसको देख रही थी। वही वो राक्षस शैतानी मुस्कान लिए अपने शिकार को देख रहा था। ये क्या कर रहे हैं आप? शिखा ने बेचैन होकर कहा, लेकिन ये राक्षस आज कहां मानने वाला था। वो उसको परेशान करने की पूरे मूड में था, इसलिए उसने शिखा के पेट पर अपना कर रख लिया और उसे कसकर पकड़ लिया और बोला, मैं ऐसे ही सोने वाला हूं, अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से सो जाओ, मुझे सुबह जल्दी उठकर ऑफिस भी जाना है। शिखा उसकी बातें सुनकर गुस्से में आ चुकी थी। ये आदमी कुछ भी बकवास करता है। उसने पूरी ताकत लगाकर हर्ष को धकेलने की कोशिश की, लेकिन हर्ष एक ताकतवर राक्षस था। उसमें शिखा के मुकाबले काफी ज्यादा ताकत थी। वहिल तक नहीं रहा था। नहीं। शिखा नाराज होते हो बोली, सर आप होती है मेरे ऊपर से कितने भरी है आप। हर्ष नाराज होकर कहा, बाकी सबको तो इतने प्यार से रखती हो, तुम मुझ में क्या कांटे लगे हैं? अब जल्दी से सो जाओ। शिखा उसको बार बार हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं मान रहा था। एंड में वो थकहार कर करवट लेकर सो जाती है। अब हर्ष का कर उसके पेट से थोड़ा सा ऊपर था और वो किसी टेडी बियर की तरह शिखा को पकड़ के सो गया था। शिखा को भी गहरी नींद आ जाती है। दोनों बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह 5 रुद्र की नींद खुलती है। जब वो खुद को गोल्डी के पास आता है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि यहां शिखा तो थी ही नहीं। जैसे ही उसे ये लगता है वो अकेला है, वो एकदम से डर जाता है और खड़ा होता है। आखिर था तल एक बच्चा ही आसपास देखने पर उसे शिखा नहीं मिलती। तभी उसे सामने अपना फोन दिखाई देता है। वो जल्दी से अपने फोन को लेता है और अपने मामू को कॉल लगाने लग जाता है। वही दोनों शिखा और हर्ष गहरी में सो रहे थे, इसलिए फोन की आवाज से उनकी नींद नहीं खुली। रुद्र फोन की आवाज से कमरे में जाता है। जब वो सामने देखा है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। उसके बुरे मामू उसकी प्यारी परी को गले लगाकर सो रहे थे। रुद्र ने गुस्से से कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी परी को चुराने की? मुझसे दूर करके खुद उनके गले लगाकर सो रहे हैं। अब देखिए मैं आपके साथ क्या करता हूं। रुद्र ने जल्दी से अपने फोन का कैमरा ओपन किया और हर्ष की पहले फोटो की खींची, उसके बाद जल्दी से वीडियो बना ली। अब उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल थी। फिर वो वापस जाकर फोन रखाता है और उसके बाद रोने का नाटक करते हुए शिखा के बगल में आकर लेट जाता है। वही शिखा जैसे ही किसी को हल्की हल्की अपने पास रोते हुए सुनती है, वो एकदम से उठकर बैठ जाती है। रुद्र को रोते हुए देखकर वो परेशान हो जाती है। आप ठीक तो ना बेटा? आप क्यों रो रहे हैं? क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? शिखा ने परेशानी से पूछा। रुद्र ने उसके गले लगाते हुए कहा, मैं डर गया था, आप मेरे पास नहीं थी। आप मुझे छोड़कर कहां चली गई थी? मैं आपको कितनी देर से ढूंढ रहा था। मुझे बुरा सपना भी आया। रुद्र की मासूमियत और उदास चेहरा देखकर शिखा परेशान हो जाती है। उसे एकदम से गले से लगा लेती है। रुद्र भी एक छोटे बच्चों की तरह उससे लिपट जाता है। शिखा उसके सर को सहला रही थी और रुद्र को उसके सीने से लगकर वापस से नींद आ जाती है। वही बड़ा राक्षस भी शिखा की कमर पर अपने हाथ लपेटे हुए अभी भी सो रहा था। धीरे धीरे हर्ष की नींद खुलती है और सामने का नजारा देखकर
उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। शिखा रुद्र को प्यार से थपकी देते हुए सहला रही थी और रुद्र नींद में बार बार उसकी गाल पर किस कर रहा था और उसे पास रहने को बोल रहा था। थोड़ी देर बाद रुद्रा किचन में शिखा के साथ ब्रेकफास्ट बना रहा था। हर्ष फ्रेश होकर आता है। सर, आप प्लीज ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद मुझे कॉलेज जाना है, मैं अभी आपके घर नहीं आ पाऊंगी। शिखा ने दूर से ही कहा। हर्ष का मुंह बन गया, लेकिन खाना शिखा बना रही है इसलिए उसने ड्रामा नहीं किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब लोग अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। वही सूर्यवंशी हाउस में माहौल काफी अजीब था। जब से अनुराधा जी ने अस्पताल में ड्रामा किया था, दादी उनसे अच्छी खासी खफा थी। मिस्टर सूर्यवंशी तो कम से दिल्ली चले गए थे। दादी ने अनुराधा जी को अपने पास बुलाते हुए कहा, इधर आओ बहू जी। कहाँ जा रही है आप? वापस से अपनी फ्रेंड की बेटी से मिलने या एक नई चाल चलने? मेरे पोते के खिलाफ शांति से मेरे बच्चे को कोई जीने नहीं देता। इस घर से तो अलग चला गया है। तुम लोगों से और परेशान करोगे तो कहीं दूसरे देश ना चले जाए। दादी कहते हुए दुखी हो रही थी। अनुराधा जी के चेहरे पर भी टेंशन वाले भाव आ चुके थे। उनका इकलौता बेटा था, अगर वो दूसरे देश चला गया तो। अनुराधा जी चिंता करते बोली, मां, आप हमारी बात समझ क्यों नहीं रही है? हम तभी उनकी शादी करवा देना चाहते हैं ताकि वो हमारे पास रहे हैं। अगर वो सब अपनी मर्जी से करेंगे तो कितनी दूर हो जाएंगे। हम सब से पता नहीं कैसी लड़की आएगी। दादी ने चाय पीते हुए कहा, इतना दिमाग चलाने की आपको जरूरत नहीं है। इतना दिमाग अगर आपके अंदर होता ना तो हमारा पोता यही रह रहा होता। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है ना, आप उनको ही निभाइए। अनुराधा जी का मुंह बन गया। उनकी सास उनको हमेशा ऐसे ही बोलती थी। फिर दादी जी ने उनको समझाते हुए कहा, अगर हम किसी को जितना अपने पास रखने की कोशिश करेंगे वो हमसे उतना ही दूर जाएगा। और जो आप जो बहू लाने वाली थी, क्या आपको यकीन है वो आपके बेटे को आपके पास ही रहने देती? बहू को तो दोष देते हैं, अगर अपनी ही बेटे में ही गुण हो तो कहीं नहीं जाता। मेरी बेटे को ही देख लो। तुमने क्या कम कसर छोड़ी थी इस घर में डामा करने की, लेकिन मेरे बेटे को मुझे प्यार था, इसलिए वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं गया। अपनी सास का ताना सुनकर अनुराधा जी का मुंह बन गया और वो कोई जवाब नहीं दे पाई। लेकिन आप समझ रही है उसकी उम्र हो रही है। दादी ने चाय पीते हुए कहा, वो अपनी फैसला खुद ले सकता है। तुम और तुम्हारी ससुर जी दोनों को दूसरे को कंट्रोल करना बहुत पसंद है। जाकर आप पूजा की तैयारी देख लीजिए। हम अपने पोते के लिए पूजा करवाना चाहते हैं। इतना बोलकर दादी जी चाय खत्म करके वहां से चली जाती है। अनुराधा जी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उन्हें अपनी सास का रवैया कभी पसंद नहीं आया था, लेकिन इतने बड़े परिवार में उनकी सास का ही दबदबा चलता था। वही विक्रम के घर पर विक्रम छुट्टी पर घर पर ही था। 2 दिन बाद कोर्ट में हियरिंग थी। यश को अभी पुलिस कस्टडी में ही रखा गया था। साथ ही उसकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए आज कृतिका के घर वालों से पूछताछ आज होनी थी, जिसकी वजह से आज कृतिका बहुत घबरा रही थी। उसके चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम ने इसकी लंबे बालों को बांधते हुए कहा, कितना पसीना आ रहा है, आपको इतनी टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृतिका की आंखों में आंसू थे। वो रोते हो बोली, लेकिन वो लोग मुझे गलत समझेंगे, उन्हें कभी मेरी तकलीफ दिखाई नहीं दी। विक्रम ने एक हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, जो लोग हमें तकलीफ देते हैं भला उन्हें हमारी तकलीफ कैसे नजर आ सकती है। कृतिका को विक्रम हल्के से गले लगा लेता है। कृतिका कुछ नहीं बोलती हो, उसके लगे लग जाती है। दरअसल अभी उसे सही गलत कायदे कानून से ज्यादा केवल एक साथ की जरूरत थी। जो कि उसे विक्रम से मिल रहा था, वो उसकी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था। नहीं, आजकल आकाश काफी गुस्से में नजर आ रहा था, जिसे सारे घर वाले काफी परेशान थे। वो जब भी घर आता हमेशा गुस्से में रहता और परेशान रहता है, जिसकी वजह से सब लोग टेंशन में थे। न जाने क्या बात हुई है, आकाश की फ्रस्ट्रेटेड होने की वजह एक की हुई थी
कि वेदिका भी यहां नहीं थी। वो उसे लड़की को कितना मिस कर रहा था। आकाश एकदम से अपने फोन में वेदिका की फोटो ओपन करने के बाद उसको देखते हुए कहता है, तुम कहां हो? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मुझे समझ नहीं आ पा रहा हूं। इस समय मैं कैसे सब कुछ ठीक कर सकता हूं? आखिरकार आकाश से रहा नहीं जाता। उसके शातिर दिमाग में एक प्लान आता है। वेदिका, जो कि अपनी होम टाउन में सब लोग के साथ काफी खुश थी, अपने पिता की दवाइयां लेने के बाद वो एक पार्क में पड़ोस की आंटी के साथ बैठकर बात कर रही थी कि तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो एक दो बार पिक नहीं करती, लेकिन फिर से कॉल आने लगता है। इस समय कौन कॉल कर रहा है, वो यही सोच रही थी। फिर वो फोन उठाई लेती है। सामने से एक आदमी की हड़बड़ाती आवाज आती है, मैडम आप कहां पर है? क्या आप जल्दी से हॉस्पिटल आ सकती है? पेशेंट की तबीयत काफी खराब है। वेदिका एकदम हैरान हो जाती है। उसे लगता है उसके डैड के बारे में बात हो रही है। वो जल्दी बोलती है, सर क्या हुआ है मेरे पापा को? क्या वो ठीक तो है ना? डॉक्टर उसकी बात काटते करता है, हम आपके डैड की बात नहीं कर रहे हैं। वेदिका अब शॉक्ड आई। अगर उसकी डेड की बात नहीं कर रहे तो किसकी बात कर रहे हैं? सामने से डॉक्टर कहते हैं, जभी एक एक्सीडेंट का कैसे आया है, उनके फोन में हमें आपका नंबर मिला, इसलिए हम आपको कॉल कर रहे हैं। वेदिका अब टेंशन में आ गई थी। वो सोचने लगती है, आखिरकार ये किसका नंबर है? तभी डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर आकाश, शायद आपने जानती है। जैसे ही आकाश का नाम सुनती है, वेदिका की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो घबराए हुए आवाज में पूछने लगती है, क्या क्या हुआ आकाश सर को? क्या वो ठीक तो है ना? आप मुझे बताइए कहां पर आना है? डॉक्टर कहते हैं, सिटी हॉस्पिटल मुंबई। डॉक्टर की बात सुनकर वेदिका तुरंत ही फ्लाइट से जाने का फैसला लेती है, क्योंकि ट्रेन से तो वो एक दिन में पहुंच पाएगी। डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर प्लीज आप पेशेंट ट्रीटमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रही हूं। मैं आउट ऑफ टाउन हूं। डॉक्टर कहते हैं, देखिए आप जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करिए। इतना बोलकर वो फोन काट देते हैं। वही वेदिका अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है कि भगवान, ये क्या हो गया? आकाश सर प्लीज उन्हें ठीक कर दीजिए। वही आकाश, जो कि टेबल पर पैर 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 रखकर बैठा हुआ था, वो वेदिका का फोटो देखकर मुस्कुराता है। उसके सामने उसका असिस्टेंट बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर पसीना था। उसका बॉस उसे डॉक्टर बनवा रहा था। वो बेचारा तो एक एडवोकेट था और यहां पर आकाश ने उसे डॉक्टर बनवा के एक झूठा एक्सीडेंट भी क्रिएट करवा दिया था। ठीक है, अब तुम्हारा काम हो गया जो मुझे पता है। वो जल्दी मुंबई वापस लौट आएगी, आकाश ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। असिस्टेंट ने खड़े होते कहा, ठीक है सर। जाते जाते वो यही सोच रहा था, क्या वेदिका उसके बॉस पर नाराज नहीं होगी इतना ड्रामा क्रिएट करने के लिए? लेकिन आकाश उसको तो बस कैसे भी वेदिका चाहिए थी, जल्दी से जल्दी, चाहे उसके लिए उसे कितना ही झूठा नाटक क्यों न करना पड़े। क्या होगा जब वेदिका सच जानेंगी?